गुड एमसी गुड एमसी गुड एमसी एवरीवन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन पे। मेरा नाम देवेंद्र मौर्य और आज फिर एक बार मैं आपके सामने हूँ। प्लस मैं डीएन सर का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया यहाँ पर आपके सामने आने का। और आज हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे हमारे जो प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर केयर की, उसके बारे में। और साथ ही साथ आज हम लोग यहाँ पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अगले 1 घंटे तक मैं आपके साथ रहूँगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक बार करीब 2 बार मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। आप लोगों से हमने बहुत सारी बातें की और आप सभी लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिला। और काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि सर हम जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं आपकी ट्रेनिंग की वजह से, और वो ये भी बोल रहे हैं कि सर इसके रिस्पांस बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अभी भी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है। जिन लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर अभी काम करना स्टार्ट नहीं किया है वो एक बार फिर से स्टार्ट करें। और आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि अभी प्रेजेंट टाइम में किसान क्या कर रहा है, प्लस अगले 1-2 महीने में किसान क्या करेगा, और कैसे हम अगले 1-2 महीने में अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सहायता से अपने सेल को और ज्यादा बूम कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों पर हम बात करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। मेरा नाम देवेंद्र मौर्य और आईएमसी की तरफ से तो हम लोग बात करने वाले हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी लास्ट फेज में हम लोग हैं, 1-2 दिन बचे हुए हैं हमारे पास। लेकिन नवंबर के मंथ में किसान अगले फसल की तैयारी करने वाला है। वो अगली फसल की तैयारी करेगा, खेतों को तैयार करेगा और अगली फसल की बुआई भी करेगा। बहुत सारी जगह पर बहुत सारी फसलों की सोइंग हो गई है, बुआई हो गई है और अगले महीने में ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी। मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो अगले महीने दलहनी फसलों का इसकी बुआई होगी। दलहनी फसलें जैसे मटर है, चना है, और साथ ही साथ जो मुख्य फसल है गेहूं की फसल, उसकी बुआई किसान स्टार्ट करेगा। अब ये बहुत अच्छा समय है कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ में किसानों के पास जाएं, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं और हमारे प्रोडक्ट की सहायता से कैसे वो अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं, इनके बारे में उनको हम अवेयर करें। ये बहुत अच्छा समय है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा अगर हम किसी किसान के पास पहली बार जाते हैं तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि वो हमारा प्रोडक्ट फर्स्ट टाइम में ही ले ले। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि किसान जब बुआई कर रहा है या प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहता है तो फर्स्ट टाइम में वो लेगा नहीं। तो हमें ये कोशिश करना है कि उसके पास हम 2 से 3 बार जाएं। मान लीजिए आप किसी एक किसान के पास गए और आपके प्रोडक्ट को उसने लेने से मना कर दिया, तो हम लोग सोचते हैं कि अब दोबारा जाने से क्या फायदा। उसकी एक वजह यह हो सकती है कि उसको पहली बार में आपके प्रोडक्ट के बारे में उतना समझ में ही ना आया हो। अब वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो पहली बार देख रहा है, पहली बार सुन रहा है, ये सारे चैलेंज आते हैं, तो वो मना कर सकता है। लेकिन फिर भी आप उसको दूसरी बार भी बताएं, तीसरी बार भी बताएं, चौथी बार भी बताएं, जब तक ना ले वो प्रोडक्ट आपका तब तक उसको आप बताते रहें और वो आपके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेगा। सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम में 100% वो आपके प्रोडक्ट को लेगा और अपने खेतों में इस्तेमाल भी करेगा। तो हमें अभी ये, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये भी बहुत अच्छा समय है क्योंकि किसान अगली फसल की तैयारी करने वाला है और जो धान की फसल है उसकी कटाई शुरू हो गई है बहुत सारे एरिया में अगर हम बात करें, और बहुत सारे एरिया में ये स्टार्ट हो जाएगी। तो अगली फसल की किसान तैयारी करेगा। अब हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के साथ में किसान के पास पहुंचना है। अब बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, सर कि हम अपने प्रोडक्ट के साथ में अगर किसानों के पास जाएं तो उनको बताएं क्या, उनसे हम कैसे बात करें, कैसे हम उनको अपने प्रोडक्ट को यूज करने के बारे में बताएं।
कि वो हमारा प्रोडक्ट भी ले लें और हमारा काम भी हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जब आप एक किसी किसान के पास जाते हैं प्रोडक्ट के साथ में, तो आप प्रोडक्ट लेकर के नहीं जा रहे हैं, आप उसकी समस्याओं का समाधान लेके जा रहे हैं। आपका प्रोडक्ट समाधान है। और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं खेती में, और उन समस्याओं को हमें अपने प्रोडक्ट की सहायता से उनका समाधान करना है। और जब उनको लगेगा कि ये प्रोडक्ट जो हमें ये दे रहे हैं इनसे हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, तो वो आपके प्रोडक्ट को पहली बार में ही लेगा, इस्तेमाल करेगा, उसके फीडबैक लेगा और अगली बार भी बोलेगा। तो जब हम एक किसान के पास अपने प्रोडक्ट के साथ में पहुंचते हैं, जाते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि किसान कौन सी फसल लगाने वाला है, कब वो जुताई करेगा, कब वो बुआई करेगा, कब वो अपने खेतों में सिंचाई करेगा। हमें एक थोड़ा सा जनरल आइडिया होना चाहिए। और कब वो अपने फसलों में खाद का इस्तेमाल करने वाला। अगर ये हमें पता होगा तो हम अपने प्रोडक्ट को और अच्छी तरह से प्रमोट कर पाएंगे। और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, सर कि मुझे एग्रीकल्चर के बारे में तो जानकारी नहीं है, मैं कैसे बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी सी अगर आपको जनरल जानकारी है तो आप किसान को सिर्फ इतना बोल दीजिए कि आप जो भी चीजें खेतों में डालते हैं उसके साथ में हमारा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर ले, बस। अगर हमें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है तो हमें वहां पर यूज करवाना है। अब हम प्रोडक्ट के बारे में आज आपको मैं एक बार फिर से आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि हमें अगली फसल में अपने प्रोडक्ट को कैसे कैसे यूज करवाना है। तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जब हम एक किसान के पास जाते हैं तो हमें उसका सॉल्यूशन करना है, उसकी समस्याओं का समाधान करना है, और हमें जानकारी नहीं है तो हम किसान से जानकारी ले करके उसकी समस्याओं के बारे में जान के उसको हम अपने प्रोडक्ट को दे सकते हैं। लेकिन अगर हम एक किसान के पास जा रहे हैं और हमें उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसकी खेती के बारे में अगर हमें बहुत नहीं पता है, तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में मास्टर होना पड़ेगा। अपने प्रोडक्ट के बारे में अगर आप मास्टर होंगे तो हम अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट कर पाएंगे। हमें खेती बाड़ी के बारे में बिल्कुल भी ना पता हो, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा प्रोडक्ट है तो मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में मास्टर बनना पड़ेगा। और एक मास्टर ही वो किसी और को नॉलेज दे पाएगा। अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में भी नॉलेज नहीं होगा तो आप उस प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरह से प्रमोट नहीं कर पाएंगे। अगर हम एग्रीकल्चर के ही नहीं, किसी भी तरह के प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं जो हमारी कंपनी आईएमसी में है, उन सारे प्रोडक्ट का एज ए एसोसिएट, एज ए बिजनेसमैन मुझे उसका नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि हमें जो बिजनेस हम कर रहे हैं वो प्रोडक्ट के जरिए ही बिजनेस कर रहे हैं। हम प्रोडक्ट के जरिए ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। हम प्रोडक्ट के जरिए ही घरों तक जा रहे हैं। प्रोडक्ट को यूज करके उसके फीडबैक को जानकर ही लोग हमारे साथ अटैच हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, और फिर वो प्रोडक्ट को यूज करते हुए, प्रोडक्ट को, रिजल्ट को देखते हुए वो हमारे साथ में बिजनेस को भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें अपने प्रोडक्ट के प्रति पूरी तरह से जानकारी लेनी होगी, हमें उसमें मास्टर बनना होगा, तभी हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से लोगों को हम उनको यूज करने के तरीके के बारे में, उसके फायदे के बारे में बता पाएंगे। तो हमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी रखना है और साथ ही साथ हमें प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस भी करना है। एक्सपीरियंस करने का मतलब यह है कि अगर मेरे पास खेती है तो मुझे पहले अपने खेतों में प्रोडक्ट को यूज करना है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं, प्रोडक्ट को अगर मैं इस तरह से इस्तेमाल करूंगा तो उसका क्या फायदा होगा। साथ ही साथ ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट है उनको हमें यूज करना है, पहले उसको एक्सपीरियंस करना है, उसको महसूस करना है, और जब हम उसको महसूस करेंगे तभी दूसरों को उस प्रोडक्ट को महसूस करवा पाएंगे। तो एक्सपीरियंस करना है, और जब आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो
होगा क्या कि आपका उस प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप किसी को भी अपने कॉन्फिडेंस में ले पाएंगे, उस प्रोडक्ट के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रोडक्ट को आप लोग तब तक जानते रहिए, तब तक उसके बारे में पढ़ते रहिए, जब तक आप उस प्रोडक्ट के मास्टर नहीं हो जाते हैं। और फील्ड में तब आप निकले जब आप एक मास्टर हो, तब आपको कभी भी आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई ना नहीं कहेगा। आपको प्रोडक्ट वो यूज ही यूज करेगा और वो अपने खेतों में डालेगा। तो यहां पर जैसे मैंने आपको कहा कि हम अपना एक प्रोडक्ट अगर किसी के पास लेके जाते हैं तो हम उसकी समस्याओं का समाधान लेकर के जाते हैं। तो यहां पर भी हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से किसानों की जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको हम दूर करेंगे, जिससे वो अपनी खेती बेहतर कर सके, अपनी फसल की पैदावार को वो बेहतर कर सके और कॉन्फिडेंस भी उनको मिले ताकि वो प्रोडक्ट को दूसरों को भी बता सके। तो आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे कि आज हमारे किसानों की परेशानियां क्या हैं और उन परेशानियों की वजह क्या है और उन परेशानियों को हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से कैसे दूर कर सकते हैं। आज के टाइम में देखें तो किसानों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है रासायनिक खाद। अब आप कह सकते हैं कि सर ये परेशानी कैसे हुई, इसको तो किसान यूज ही कर रहा है। लेकिन आज जो भी समस्याएं हैं किसानों की या हमारी हेल्थ से संबंधित, वो सारी की सारी वजह सिर्फ और सिर्फ रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक दवाएं हैं। अगर इन्हीं को पूरी तरह से बंद कर दिया जाए तो हमारे आपके जो हेल्थ में इतना चैलेंज आ रहा है, जो किसानों की इतनी ज्यादा लागत बढ़ रही है, वो सारी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। तो रासायनिक खादों का बहुत ज्यादा किसान आज के टाइम में उपयोग करता है, वो अंधाधुंध अपने खेतों में डालता है। आपने देखा भी होगा और आपको मैं यकीन दिलाऊं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हम गांव में भी जाते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, तो बहुत सारे जो बड़े किसान होते हैं वो बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरे यहां पर 100 पैकेट यूरिया का लग जाता है, 100 बोरी यूरिया की लग जाती है, 50 बैग हमारे यहां पर डीएपी का लग जाता है। उनको बड़ा गर्व महसूस होता है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि वो अपने खेतों में जो वो डाल रहे हैं, जो बड़े गर्व से कह रहे हैं, वही उनको बीमार बना रहा है, वही उनके खेतों को कमजोर कर रहा है, मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर रहा है। तो हमें समझाना होगा, हमें बताना होगा और हमें खुद भी जानना होगा। तो आज जो सबसे बड़ी समस्या है, किसान की लागत बढ़ गई है, लेकिन जिस हिसाब से वो लागत लगा रहा है उतनी अच्छी उसकी फसल की पैदावार नहीं हो पा रही है। प्लस किसान, आप ये सोचिए कि किसान एक जानकारी अगर लेना चाहता है कि खेती कैसे होनी चाहिए या बेहतर खेती कैसे करे या यूरिया के बारे में, डीएपी के बारे में, मैं यकीन से कहता हूं अगर आप एक किसान के पास जाएंगे और उसको पूछेंगे कि डीएपी क्या होती है, वो नहीं बता पाएगा। यूरिया में होता क्या है वो नहीं बता पाएगा। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसान ने पड़ोसी को देखा, किसी को देखा कि और उस कि वो डाल रहा है, ज्यादा डाल रहा है, तो वो सोचता है कि बस उसको देख करके मैं भी डाल दूं, वो डाल रहा है तो उसका फायदा हो रहा है। और इसमें किसान क्या करता है, उसको थोड़ा ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा डाल देता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि मिट्टी की गुणवत्ता कमजोर हो जाती है और फसल उसकी जो चाहिए, जो बेहतर फसल चाहिए, वो हो ही नहीं पाती। आप अगर देखें तो साल दर साल लगातार किसान अपने खेतों में केमिकल की मात्रा को, यानी कि रासायनिक खाद को बढ़ाता जा रहा है। मान लीजिए किसान 1 एकड़ में 10 क्विंटल पैदा करता है गेहूं या धान, और उसको पैदा करने के लिए 100 किलो यूरिया का इस्तेमाल करता है अपने खेतों में। ये इस बार किया, और अगली बार अगर वही 10 क्विंटल उसको 1 एकड़ में पैदा करना है तो यूरिया की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, 110 से 120 करना पड़ेगा, तभी वह 10 क्विंटल होगा। वो इसलिए क्योंकि जब किसान बहुत अधिक मात्रा में अपने खेतों में यूरिया, डीएपी का, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करता है तो हमारी मिट्टी में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं
उनकी संख्या कम हो जाती है, जिससे हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम होती चली जाती है और उसका प्रभाव पड़ता है किसान की फसल की पैदावार कम होती है। अब ये पिछले 50-60 सालों से लगातार यूरिया डीएपी की मात्रा बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो। यूरिया डीएपी की वजह से आज अगर हम देखें तो पिछले 50-60 सालों से हम यूज कर रहे हैं और हमारी जो औसत आयु है 50 साल 60 साल कम हो गई है, कम हो गई है। पहले औसत आयु 100 हुआ करती थी, लेकिन आज वो 50 साल 60 साल हो गई। अब आप सोचिए कि पिछले 50-60 सालों में यह हाल हो गया है, औसत आयु हमारी 30-40 साल 50 साल कम हो गई है। अब आगे अगर ये 30 साल 40 साल 50 साल और यूज होता रहा तो मनुष्य की औसत आयु क्या हो जाएगी? और आधी हो जाएगी। यानी कि एक मनुष्य की जिंदगी सिर्फ 30 साल 35 साल 40 साल मैक्सिमम की होगी, उससे ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही हैं। लोगों की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो लगातार कम होती जा रही है। अभी हमने हाल ही में कोरोना वायरस के उसमें देखा और हम लोग लगातार आज के टाइम में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के में लगे हुए हैं। ये चीज ले लें, वो चीज ले लें, ये टॉनिक ले लें, वो टॉनिक ले लें। लेकिन आप सोचिए, क्या आप सिर्फ टॉनिक पर रह सकते हैं? क्या आप सिर्फ टेबलेट पर जी सकते हैं? नहीं, आपको दाल चावल सब्जी रोटी खाना पड़ेगा। और उस दाल चावल सब्जी रोटी में जब तक केमिकल की मात्रा कम नहीं होगी, आप कुछ भी कर लें, आपका इम्यून सिस्टम नहीं बेहतर हो सकता है। तो हमें बेसिक चीजों पर काम करना होगा कि जो हमारी सब्जियां खेतों से आ रही हैं उनको शुद्ध करना होगा। हमारे जो अनाज आ रहे हैं, हमारी जो दालें आ रही हैं, उनको बेहतर करना होगा। हमें यह सोचना होगा कि उसमें केमिकल की मात्रा कम हो। और जब सब्जियों में केमिकल की मात्रा कम होगी, अनाजों में केमिकल की मात्रा कम होगी, तो वो आपके शरीर में भी केमिकल कम जाएगा और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, बेहतर होगा। तो हमें सब्जी को बेहतर करना है, हमें अनाजों को बेहतर करना है, हमारी दालों को बेहतर करना है। तो आज इसी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है और साथ ही साथ जो हमारे खेत हैं उनका भी इम्यून सिस्टम बहुत तेजी से कमजोर हो रहा है। हमारी फसलों का, जो हम धान लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, उसका भी इम्यून सिस्टम होता है, उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उनकी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार कम होती जा रही है। इसी वजह से उस पर बहुत सारे रोग लगने लगते हैं, जीवाणु से संबंधित, फफूंदी से संबंधित, उन पर बहुत सारे कीड़े अटैक कर देते हैं, पत्तों को नुकसान पहुंचाते हैं, फूलों को फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। और उसमें क्या होता है कि हमारी फसल की पैदावार भी कम होती है और प्लस उन रोगों को खत्म करने के लिए किसान बहुत सारे छिड़काव करना शुरू कर देता है, स्प्रे करना शुरू कर देता है, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, कि उनकी फसलों पर रोग ना लगे या रोग लगा है तो कंट्रोल हो जाए। यह करने लगता है, जिससे किसान की लागत और बढ़ जाती है। उसने यूरिया डीएपी भी डाला, उसके बाद रोगों को रोकने के लिए बहुत सारे स्प्रे भी किए, तो उसकी लागत बढ़ जाती है और जो फसल की पैदावार होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और रासायनिक खाद जब हमारी मिट्टी में जाता है तो हमारी मिट्टी को आज ये कठोर करता है। कठोर का मतलब मिट्टी हमारी हार्ड हो गई है, उसमें पानी सोखने की क्षमता नहीं है उतनी जितनी पहले हुआ करती थी। आज किसान उतनी गहराई से खेतों में जुताई नहीं कर रहा है। एक वजह यह भी है, हमारी मिट्टी हार्ड हो गई है, इसकी वजह से हमारी मिट्टी में नमी लगातार कम होती जा रही है। एक वजह यह भी है कि हमारे किसानों की फसल की पैदावार कम हो रही है। और जो मैंने आपको पहले ही कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता लगातार कम होती जा रही है। बहुत ही सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले हमारे खेतों में बहुत सारे केचुए हुआ करते थे। क्या आज हमारे खेतों में केचुए हैं? नहीं, वो नष्ट हो गए। केचुआ खाता क्या है? मिट्टी। और हमने क्या किया, उसकी मिट्टी में, उसके खाने में जहर मिला दिया। अब वो खाएगा तो क्या होगा? वो मर जाएगा। किसानों का, केचुए को किसानों का मित्र कीड़ा कहा जाता है। वो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाता है, हमारी मिट्टी को रिसाइकिल करता है, हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे उनकी संख्या कम होती गई, हमारी मिट्टी भी, उसकी गुणवत्ता भी कम होती गई। अब
बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं सर कि क्या खेतों में केचुए आ सकते हैं? बिल्कुल 100% केचुए आ सकते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी से उस जहर को, जो हमने इस मिट्टी में जहर डाला है, उस जहर को खत्म करना पड़ेगा। केचुए अपने आप आ जाएंगे। जब जहर नहीं था तब हमारी मिट्टी में केचुए थे, उसमें जहर हो गया तो हमारे केचुए खत्म हो गए। अब उस मिट्टी में जो भी जहर की मात्रा है उसको पूरी तरह से खत्म करना होगा। और जब हमारे मिट्टी में उस केचुए के रहने लायक वातावरण हो जाएगा तो उसमें फिर से आएगा, फिर से वो उसमें अपनी ग्रोथ करेगा, फिर से वो उसमें संख्या बढ़ती जाएगी। लेकिन तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक हमारी मिट्टी में केमिकल है। उस केमिकल को दूर करना पड़ेगा। और ये सिर्फ हमारे किसान भाई जैविक खेती की सहायता से ही कर सकते हैं। हमें ऐसे प्रोडक्ट का उपयोग करना पड़ेगा जहां पर किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई जहर ना हो। और जैसे हमने धीरे धीरे केमिकल की मात्रा को बढ़ाई है पिछले 50-60 सालों में, जहां पर हम 10 केजी यूज करते थे, आज हम 300 केजी यूज कर रहे हैं। तो आज हमें अपने खेतों में यूरिया डीएपी की मात्रा को धीरे धीरे कम करना होगा। और अगर हम आज से ही ये सारी चीजों को शुरुआत कर देते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे खेतों में यूरिया डीएपी, रासायनिक खादें ना के बराबर पड़ेंगी, बिल्कुल भी नहीं, उसमें एकदम पूरी तरह से कम हो जाएगा। और जब हमारा खेत जैविक हो जाएगा तो उसमें केचुए की संख्या बढ़ जाएगी, साथ ही साथ जो हमारा अनाज है वो शुद्ध हो जाएगा। तो जैसे लोग पहले, आज से 100 साल पहले लोग 100 साल तक जिया करते थे, फिर से वो 100 साल, उनकी औसत आयु भी बढ़ जाएगी और 100 साल भी जीवित रह सकेंगे। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो ये शरीर है, ये प्रकृति से जितना हम इसको करीब रखेंगे उतना ही हम ज्यादा बेहतर होंगे। अगर हम बात करें आज से 30 साल 40 साल पहले हमने क्या किया था, आप याद करिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो दातून का इस्तेमाल करते थे, और जब से टीवी आई, टीवी पर ऐड आना शुरू हुआ, हमने क्या किया, जो हम दातून करते थे उसको हमने छोड़ दिया। हम केमिकल वाले पेस्ट को करने लगे, टूथपेस्ट, उसको हम करने लगे। और हम अपने आप को मॉडर्न समझने लगे कि हम बहुत तेजी से तरक्की कर रहे हैं, हम एडवांस हो गए हैं। लेकिन आज हमने क्या किया, हमने उसी टूथपेस्ट को छोड़ दिया जो केमिकल वाला हमने अपनाया था। आज हम क्या कर रहे हैं, हम हर्बल ढूंढ रहे हैं, हम आयुर्वेदा वाला चीजें ढूंढ रहे हैं, और फिर से उसी दातून को हम जान रहे हैं कि वही सबसे अच्छा था जो हमारे बुजुर्ग किया करते थे। तो हमने केमिकल को अपनाया, और आज हम केमिकल इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया कि उसका साइड इफेक्ट है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारे खेतों के लिए भी यही है। आज हमें यह पता चल गया है कि यूरिया डीएपी जो हमारी फसलों की पैदावार को तो बढ़ाया, लेकिन वही हमें नुकसान कर रहा है, और हमें उसको छोड़ना पड़ेगा, तभी हम बेहतर हो पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें यूरिया की, डीएपी की, तो ये हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाता है, साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो यूरिया डीएपी की अगर हम बात करें, मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगा कि क्या यूरिया को हम थोड़ा सा हाथ पे ले, आपने देखा होगा यूरिया जो होता है सफेद सफेद चीनी दानों की तरह, चीनी के दानों की तरह होगा, वो गोल होता है, और उसको अगर हम लें और उसको हम डायरेक्ट खा सकते हैं? नहीं, अगर उसको खाएंगे तो वो हमारे बॉडी में नुकसान करेगा, बहुत सारे साइड इफेक्ट करेगा। लेकिन हम उसको इनडायरेक्टली हम सभी लोग खा रहे हैं। प्लस अगर हम बात करें तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान है, ये हमारे पूरे पर्यावरण को, हमारे जलीय स्रोत को नुकसान पहुंचाता है। आज आप देखेंगे कि लगभग सारे घरों में वाटर प्यूरिफायर लगा है, वाटर को फिल्टर करने के लिए मशीनें लगी हैं। आज से क्या 20 साल पहले हम पानी को फिल्टर करके पीते थे? नहीं। तो ये सारी चीजें क्यों आज पानी दूषित हो गया है? क्योंकि खेतों में बहुत अधिक मात्रा में यूरिया डीएपी का इस्तेमाल हो रहा है। बारिश होती है, वो लीच करके जमीन के पानी में जाता है और वो हमारे जमीन के पानी को दूषित करता है। और जब हम जमीन के पानी को लिफ्ट करके पीते हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से आज हम उसका फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसको ट्रीट कर रहे हैं।
तो पानी को भी हमने अशुद्ध कर दिया है, हमने ही सारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है। आज हमारे पशु भी उससे अछूते नहीं है। आज हम पशुओं को जहरीला चारा दे रहे हैं जो खेतों में वेस्ट आ रहा है, और उन्हीं पशुओं के से हम दूध पीते हैं, अपने बच्चों को देते हैं। तो आप सोचिए, क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित करना है तो हमारे किसान भाइयों को जैविक खेती अपनानी पड़ेगी। अधिक फसल की पैदावार लेना है तो जैविक खेती करना पड़ेगा। बेहतर फसल की पैदावार को करना है तो, मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना है तो जैविक खेती का मतलब है देसी खेती। इसको थोड़ा सा एडवांस अगर हम कर दें तो जैविक खेती का मतलब जहां पर किसी तरह का केमिकल, जहर इस्तेमाल ना हो करते हो, वहां पर हम उसको जैविक खेती कहते हैं। साथ ही साथ, या फिर हम एक लिमिट में केमिकल की मात्रा को यूज करें, उसको हम जैविक खेती कहते हैं। जैविक खेती के बहुत सारे लाभ होंगे। इससे हमारे खेतों को भी लाभ होगा, हमारी मिट्टी को लाभ होगा, हमारे जो जलीय स्रोत हैं उनको लाभ होगा, हमारे जो किसान भाई हैं उनको लाभ होगा, उनकी फसल की पैदावार बढ़ेगी, मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। मिट्टी में जो पोषक तत्वों की आज कमी हो गई है, वो पोषक तत्वों की मात्रा भी जैविक खेती की सहायता से ही बढ़ेगी। अब यहां पर पोषक तत्वों की बात आ गई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। पोषक तत्व, आज हम सभी लोग, क्या हमें हमारे खाने से, सब्जियों से सारे तरह के पोषक तत्व मिल रहे हैं? सभी का आंसर होगा नहीं मिल रहे। जब हम खेतों में सारे पोषक तत्व डाल ही नहीं रहे हैं तो मिलेगा कहां से? जब खेत में ही सारे तरह के पोषक तत्व नहीं है तो वो फलों में कहां से जाएगा, सब्जियों में कहां से जाएगा? आज तो हम यूरिया, डीएपी डालकर जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं, जबरदस्ती पैदा कर रहे हैं कि पैदावार हो जा रही है, वो चीजें हो जा रही है और उसमें पोषक तत्वों की कमी है। कभी भी अगर आपके किसान के पास जाइएगा तो पूछिएगा कि वो अपने खेतों में कौन कौन से तत्व डालता है। मैं आपको बता दूं, 5 या 6, मैक्सिमम 5 से 6 पोषक तत्व किसान खेतों में डालता है, और जरूरत होती है हमें 16 से भी ज्यादा। तो वो सारे पोषक तत्व आज हमें बॉडी में नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से आज हमें बहुत सारी चीजों को एक्सटर्नली यूज करना पड़ता है, हमें बाहर से यूज करना पड़ता है, हम बाहर से उन चीजों को लेते हैं। तो मुख्य रूप से जो किसान अपने खेतों में डालता है वो क्या डालता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और ये 3 तत्व हो गए। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जिंक डाल देता है, सल्फर डाल देता है, या किसान बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है तो कैल्शियम डाल देता है। इन 6 तत्वों के अलावा ना के बराबर खेतों में कुछ पड़ता है। ना किसान गोबर की खाद डालता है, ना हरी खाद डालता है। और खेतों में जब पोषक तत्वों की कमी है तो वो सब्जियों में, अनाज में कहां से होगी? और जब हम उनको खाएंगे तो वो हमारे बॉडी में भी कम होंगे। तो जैविक खेती की सहायता से ही हम अपनी मिट्टी को सारे तरह के पोषक तत्व दे सकते हैं, और जब मिट्टी में सारे तरह के पोषक तत्व होंगे तभी वो हमारी फसलों में, अनाज में, सब्जियों में सारे पोषक तत्व होंगे, और तभी उनकी फसल की पैदावार बढ़ेगी। तो हमारा उद्देश्य यही है हमारी कंपनी का, कि हम किसानों को जैविक खेती की तरफ जागरूक करें, उनको जैविक खेती की तरफ लेके आए, ताकि वो अपनी फसल की पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकें, कम लागत में। उनकी लागत भी कम हो जाए और उनकी फसल की पैदावार भी बढ़ जाए, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाए। यह हमारा उद्देश्य है। साथ ही साथ जो हमारा पर्यावरण होगा वो भी स्वस्थ होगा। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंपनी का एक टैगलाइन है जिसको आप सभी लोग जानते हैं, स्वस्थ जिंदगी। तो हमें खेतों को भी स्वस्थ करना है, खुद को ही नहीं स्वस्थ करना है, लोगों को ही स्वस्थ नहीं करना है, हमें हमारे खेतों को भी स्वस्थ करना पड़ेगा। जब हमारे खेत स्वस्थ होंगे तो अनाज स्वस्थ होंगे, उसमें सब्जियां स्वस्थ होंगी, और जब सब्जियां, अनाज, फल स्वस्थ होंगे तो हम भी स्वस्थ होंगे। तो एक हमारा उद्देश्य यह भी है कि हमारे किसान भाई जैविक खेती को अपनाएं, जैविक खेती की तरफ जाएं, ताकि उनकी जो लागत बहुत ज्यादा लग रही है उस लागत को कम करें और अपनी फसल की पैदावार को और भी ज्यादा बढ़ा सकें। तो आज हम इन्हीं पे चर्चा करने वाले हैं कि हमारे किसानों की जो परेशानियां हैं वो हमारे प्रोडक्ट की सहायता से वो कैसे दूर होंगी। तो एग्रीकल्चर के जो हमारे प्रोडक्ट हैं, खेती बाड़ी के जो प्रोडक्ट हैं, किसानों के लिए जो प्रोडक्ट हैं, ये
किसानों को अवसर भी देते हैं और साथ ही साथ हमारे एसोसिएट को भी अवसर देते हैं कि वो अपने बिजनेस को उस 70% जनसंख्या के पास लेकर के जा सकते हैं जो खेती बाड़ी पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर है। साथ ही साथ किसानों को भी अवसर देती है कि किसान की खेत की मिट्टी अच्छी होगी, उसकी फसल की पैदावार अच्छी होगी और जो उसकी लागत लग रही है वो लागत कम होगी और फसल की पैदावार बढ़ेगी और यह हमारे फसलों के लिए भी बेहतर होगा और हमारी मिट्टी के लिए भी बेहतर होगा। तो अगर हम भविष्य की बात करें तो भविष्य सिर्फ और सिर्फ जैविक का ही है। आने वाला भविष्य जैविक का है। एक समय वो आएगा जब हमारे किसान भाइयों को यूरिया डीएपी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये बैन हो जाएगा और बहुत जल्द ये बैन हो जाएगा। ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। जब ये किसानों को नहीं मिलेगा तो उनको मजबूरी में जैविक को करना पड़ेगा। तो यहां पर हम बात करेंगे हमारे प्रोडक्ट की सहायता से कि हमारे किसान भाई कैसे जैविक खेती की तरफ जा सकते हैं, कैसे वो अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को बेहतर कर सकते हैं और कैसे अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। तो हम बात करेंगे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की। तो हमारे पास, आप सभी लोगों को जैसे पता है कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और दूसरा हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि इन प्रोडक्ट की सहायता से कैसे हमारे किसानों की फसल की पैदावार अच्छी होगी, मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी, मिट्टी में सारे तरह के पोषक तत्व कैसे जाएंगे जो फलों में आ सके और साथ ही साथ कैसे हमारे किसान भाई अपने जो उनकी लागत लग रही है यूरिया की मात्रा को कैसे कम करेंगे, वो डीएपी की मात्रा को कैसे कम करेंगे, वो अपने खेतों को जो कठोर हो रहे हैं, हार्ड हो रहे हैं, सख्त हो रहे हैं, उनको कैसे भुरभुरा करेंगे ताकि उसमें नमी अच्छी तरह से बनी रहे और फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करे। तो आप बने रहिएगा और हम बात करेंगे पहले प्रोडक्ट जिसका नाम है हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर। इसके नाम से ही पता चलता है, अगर इसकी बॉटल को आप देखेंगे तो इस पर ऑर्गेनिक, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, कोई जहर नहीं है और यह प्रोडक्ट हमारा 5 तरह के तत्वों से मिलकर के बनाया गया है जो प्रकृति से ही लिया गया है। इसीलिए यह हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल, जहर नहीं है और यह हमारे प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतर बनाता है। वो 5 चीजें इसमें हैं: एलोवेरा, लेहबेरी, नीम, आंवला और काऊ यूरिन। तो ये 5 चीजें प्रकृति से ले गई हैं और अगर इन 5 चीजों की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बहुत सारे औषधीय गुण हैं और इनके बहुत सारे फायदे हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जैसे हमारे शरीर के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है रोगों को रोकने के लिए, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हमारी फसलों के पैदावार के लिए भी बहुत सारे तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जिसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी होगी तो हमारी फसल की पैदावार बेहतर नहीं हो पाएगी। और ये कमी कब होगी, ये कमी दूर कैसे होगी? जब ये सारे तरह के पोषक तत्व हमारी मिट्टी में होंगे तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। साथ ही साथ मिट्टी में पोषक तत्व होंगे तभी वो हमारी सब्जियों तक, फलों तक, फूलों तक पहुंचेंगे और तभी उन फलों की सहायता से, सब्जियों की सहायता से हमारे तक पहुंचेंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जाए, मिट्टी में भी पोषक तत्वों को डाला जाए जिससे वो हमारे पौधे उसको ले सके। देखिए, पोषक तत्व हम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पोषक तत्व क्यों जरूरी है? देखिए, पोषक तत्व क्या होता है, जैसे हम अपनी बॉडी की बात करें तो पोषक तत्व हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है। मतलब कि आपने कहीं पर रख दिया और वो रखा है, महीने भर तक चलेगा, स्टोर नहीं होता है। साथ ही साथ जो पोषक तत्व होते हैं वो बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। सिंथेसाइज का मतलब वो बनते नहीं हैं, उनको हमें भोजन के द्वारा ही रोज लेना पड़ेगा और रोज सारे के सारे पोषक तत्व लेने पड़ेंगे, मिनरल्स, विटामिन, वो सारे लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन गायब कर दिया, अगर हम गायब करेंगे तो वो कमजोरी आएगी। ठीक इसी प्रकार से हमारे पौधों को भी रोज जरूरत होती है
और जब वो मिट्टी में होंगे तभी वो ले पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इसमें जो 5 इंग्रेडिएंट है, जो 5 तत्व हैं, उनकी सहायता से ये हमारा प्रोडक्ट कैसे बेहतर बनता है और कैसे ये हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाएगा। फर्स्ट, एलोवेरा। एलोवेरा की अगर हम बात करें तो एलोवेरा के बारे में आप जानते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारी कंपनी इसको बहुत सारे प्रोडक्ट में यूज करती है, इसीलिए इसके गुणों को खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट में भी डाला गया है, क्योंकि ये कंप्लीट फूड होता है। इसमें सारे तरह के पोषक तत्व होते हैं, साथ ही साथ ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, जो हमारे फसलों को सुरक्षित भी रखता है। सारे तरह के पोषक तत्व भी देगा और साथ ही साथ हमारी फसलों को सुरक्षित भी रखेगा। जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होगा, उनसे हमारी फसलों को सुरक्षित रखेगा, उन रोगों को दूर करेगा। सेकंड, इसमें है लेहबेरी। लेहबेरी के बारे में भी हम जानते हैं, इसमें भी ये भी एक पोषक तत्वों की खान होता है। इसमें मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड, वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं, हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी फसलों की ग्रोथ करने में मदद करते हैं, फूलों के विकास में, फलों के विकास में, पत्तों के विकास में, जड़ों के विकास में, पूरे प्लांट के लिए ये आवश्यक होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो थर्ड तत्व डाला गया है वो है नीम। नीम के बारे में भी अगर हम बात करें तो इसको बहुत ही पुराने समय से किसान अपने खेतों में किसी न किसी तरह से यूज करता है। इसको प्राकृतिक कीटनाशक के तौर पर यूज किया जाता है और ये हमारी फसलों में जो बहुत सारे कीड़ों की समस्या होती है, हमारी मिट्टी में जो हानिकारक कीड़े के अंडे होते हैं, हमारी फसलों पर होते हैं, उन अंडों को नष्ट करता है और बहुत सारे कीड़ों मकोड़ों को नष्ट करता है, जिससे हमारी फसलों को सुरक्षा प्रदान होती है, सुरक्षित होते हैं, कंट्रोल होते हैं, जिससे हमारी फसल को पैदावार को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। तो नीम यहां पर एज ए बायो पेस्टिसाइड पर की तरह यूज किया गया है। तो इसमें नीम के भी गुण डाले गए हैं, जिससे हमारा प्रोडक्ट ये बेहतर बनता है। इसमें जो चौथा इंग्रेडिएंट है, चौथा जो तत्व है वो है आंवला। आंवले की अगर हम बात करें तो ये विटामिन सी इसमें भरपूर मात्रा में होती है, जो हमारे पौधों के लिए आवश्यक होता है और ये हमारी फसलों के इम्यून सिस्टम पर काम करता है, पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही साथ हमारी जो फसलें होती हैं उनको सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाने में मदद करता है। और जो इसमें पांचवा इंग्रेडिएंट है वो हमारे प्रोडक्ट की खूबियों को और ज्यादा बेहतर कर देता है, और ज्यादा बेहतर कर देता है। पांचवी चीज है इसमें गौमूत्र। गौमूत्र की अगर हम बात करें तो इसको भी किसान अपने खेतों में बहुत हजारों सालों से किसी न किसी रूप में खेतों में डालता है। और गौमूत्र की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे तरह के पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 3 पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो हमारी फसलों को अधिक मात्रा में चाहिए होता है, जिससे हमारी फसल की पैदावार बेहतर होती है। और किसान इनको यूरिया और डीएपी के रूप में अपने खेतों में डालता है। तो यहां पर गौमूत्र से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास मिलता है, जो हमारे फसलों की पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है और हमारी मिट्टी में भी उन तत्वों को नेचुरली देने में मदद करता है। तो आइए जानते हैं इनका रोल क्या होता है हमारी फसलों के लिए। नाइट्रोजन हमारी फसलों को हरा भरा रखता है, हमारी फसलों में क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हमारी फसल हरी भरी रहती है। और किसान क्या चाहता है कि उसकी फसल हरी भरी हो, उसकी फसल हरी भरी हो, यही चाहता है किसान। तो यह हमारी फसलों को हरा भरा रखने में मदद करेगा नाइट्रोजन। फास्फोरस जो है ये जड़ों के विकास में और साथ ही साथ शाखाओं को ज्यादा से ज्यादा हमारी फसलों में बनाता है। जैसे आपने देखा होगा कि गेहूं का हम एक बीज लगाते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी शाखाएं निकल आती हैं, ये फास्फोरस की वजह से होता है। तो जड़ों के विकास में और साथ ही साथ शाखाओं के विकास में मदद करता है फास्फोरस। अगला इसमें जो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है शाखाओं को मजबूती प्रदान करता है। आपने देखा होगा कि धान या गेहूं की फसल है, हवा तेजी से चलती है तो गिर जाती है, पता लगा एक खेत में तो गिरा हुआ है लेकिन एक खेत में उसको कुछ नहीं हुआ, वो सही तरह से। तो ये पोटेशियम की अगर कमी होती है तो उसकी शाखाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे हवा तेजी चलने की वजह से गिर जाती हैं।
तो यहां पर यह पोटेशियम देगा, यानी कि पौधों को मजबूती प्रदान करने में भी मदद करेगा। इसमें कैल्शियम है और कैल्शियम का काम है हमारी मिट्टी में जो भी पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों को पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने का काम करता है कैल्शियम। तो ये सारे पोषक तत्व गौमूत्र में होते हैं जो इस प्रोडक्ट में है। इन तो गौमूत्र की सारी खूबियां जो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को अच्छा करेगा, हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेगा, वो इसमें है। तो ये 5 चीजें मिलकर के एलोवेरा, लेवेरी, नीम, आंवला और गौमूत्र, ये 5 चीजें मिलकर के हमारे प्रोडक्ट को बेहतर बनाती हैं। और एक खासियत इसमें और है, जो हमारे किसान भाई लगातार खेतों में रहे हैं, जो हमारी मिट्टी में केमिकल है, उस केमिकल की मात्रा को हमारी मिट्टी से धीरे धीरे खत्म करने में भी मदद करेगा। तो इस प्रोडक्ट को, हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को, हमारे किसान भाई हर एक तरह की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी तरह की फसल, वो सब्जियों की फसल लगाते हैं, दलहन की फसल लगाते हैं, गेहूं है, धान है, गन्ना है, बागवानी वाली फसलें हैं, फूल की खेती है, हर एक तरह की फसलों में इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में कि हमारे किसान भाई इस प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करें कि उनकी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़े और साथ ही साथ उनकी फसल की पैदावार को भी बढ़ाने में मदद मिले। तो चलते हैं इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगली जो भी फसल आएगी वो गेहूं की फसल होगी, आलू की फसल होगी और बहुत जगह पर इसका शुरुआत हो चुका है। तो आप देखेंगे कि किसान जब अगली फसल लगाता है तो पहला काम क्या करता है? पहला काम होता है उसको खेत को तैयार करना, मतलब खेत की जुताई करना। दूसरा काम होता है बीज को लगाना। बीज को लगाने के बाद वो फसलें बड़ी होती हैं थोड़ी सी, तो उसमें वो पानी डालता है, खाद डालता है और जब बड़ी हो जाती हैं तो उसमें जरूरत पड़ने पर छिड़काव करता है। ये हर एक तरह की फसलों में होता है, चाहे गन्ना हो, गेहूं हो, धान हो, चना हो, मटर हो या किसी भी तरह की फसल हो, सब में एक ही प्रोसेस होता है। तो हमें क्या करना है? अब हमें अपने इस प्रोडक्ट को शुरुआत से इस्तेमाल करना है। शुरुआत का मतलब जब किसान अपने खेत को तैयार कर रहा होगा उसी समय से अगर हम अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे तो वो बेहतर होगा। शुरुआत से सिंपल तरीका, अब किसान जब खेत को तैयार कर रहा होगा तो हम क्या करेंगे? आधा लीटर की बोतल हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की लेंगे, उसको हम अपने खेतों में डालेंगे जुताई से पहले, जुताई के बाद या बुआई से पहले या बुआई के बाद मिट्टी में डालना है। हमें करना क्या होगा? तो आधा लीटर को 1 एकड़ के खेत में फैलाने के लिए हमें माध्यम की जरूरत होगी। माध्यम के तौर पर हम क्या लेंगे? गोबर की खाद। तो 40-50 किलो हमने गोबर की खाद दी, उसमें आधा लीटर की बोतल को मिक्स करके हमने बिखेर दिया। अब ये मिट्टी में पहुंचेगा, हमारी मिट्टी को सारे तरह के पोषक तत्व देगा, हमारी मिट्टी में जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करेगा, प्लस हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा, प्लस हमारी मिट्टी में जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनकी संख्या को भी बढ़ाएगा और हमारी मिट्टी में जो किसान भाई इतने सालों से लगातार केमिकल का उपयोग करते आ रहे हैं उस केमिकल की मात्रा को भी धीरे धीरे कम करने में मदद करेगा। तो इस तरह से मिट्टी का उपचार सॉइल एप्लीकेशन में इसको इस्तेमाल करके हम मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो मिट्टी में रोग हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। दूसरा इस्तेमाल करने का तरीका है, जब किसान अपने खेतों में बीज लगाता है तो इसको हम सीड ट्रीटमेंट यानी कि सॉइल, इसको हम बीज के उपचार में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीज के उपचार के इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। हमें करना क्या होगा? हमें 1 किलो बीज लेना होगा, उसमें 2 से 5 ml तक हमें एग्रो ग्रोथ बूस्टर को मिक्स करना होगा और मिक्स करने के बाद इसको हमें क्या करना है? बुआई कर देनी। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा होगा और बीज में किसी भी तरह के रोग नहीं लगेंगे, जिससे हमारी फसल अच्छी होगी, बीज का अंकुरण अच्छा होगा तो पौधा भी अच्छा होगा और जब पौधा अच्छा होगा तभी वो फसल की पैदावार ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर पाएगा। तो इस तरह से इसको हम मिट्टी के उपचार में, बीज के उपचार में करके हमारे किसान भाई 60% तक की जो परेशानियां हैं वो पहले ही दूर कर सकते हैं। अगला इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि वो अब फसल में स्प्रे में करेंगे। स्प्रे में कब करेंगे? जब फसल हमारी 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन की हो जाती है तब हमें स्प्रे स्टार्ट कर देना चाहिए। स्प्रे करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, 15 लीटर की टंकी लेनी है, उसमें 30 ml हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को डालना है और अपनी फसलों पर स्प्रे कर देना है।
स्प्रे करने से क्या होगा कि हमारी फसलों को ऊपर से सारे तरह के पोषक तत्व देगा। साथ ही साथ अगर हमारी फसलों पर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या हानिकारक कीड़ों के अंडे हैं पत्तों पर, फूलों पर, फलों पर, तो उनको नष्ट करने में भी मदद करेगा। तो ऊपर से अगर हम देते हैं तो ये हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व देगा, प्लस हमारी फसलों को सुरक्षित रखने में भी मदद करेगा। अगर हम फूल आने के समय करते हैं तो ये फूल में विकास करेगा। अगर हम फल लगने के बाद अगर इसको स्प्रे करते हैं तो ये फलों के विकास में मदद करता है, उसमें चमक लाने में मदद करता है। और किसान भाई हमारे जो बहुत सारी तरह की फसलें लगाते हैं, उस हर तरह की फसलों में इसको इस्तेमाल करके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी का उपचार करके, बीज का उपचार करके और साथ ही साथ स्प्रे में इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और पौधों को, फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व दे करके फसल की पैदावार को बेहतर कर सकते हैं। तो यह था हमारा हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर। अब हम चलेंगे, अब हम ये जानेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट की सहायता से हमारे किसान भाई कैसे अपने खेतों में जो लागत लगा रहे हैं उस लागत को कैसे कम किया जाएगा। आपने देखा होगा अगर हम थोड़ी सी यूरिया को लें और खुले में रख दें तो क्या होता है, यूरिया पिघल जाती है और उसमें नाइट्रोजन उड़ जाती है। और जब किसान अपने खेतों में ऐसे ही यूरिया डालता है तो वो 50%, 60% तक ही काम में आती है और बेकार चली जाती है। लेकिन हमारे अगले प्रोडक्ट की सहायता से उस यूरिया को, डीएपी को 80%, 90% तक उसका उपयोग किया जा सकता है, उसका हमारे किसानों को लाभ दिया जा सकता है और यूरिया की मात्रा 30% तक भी कम हो जाएगी। तो हमारा अगला प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से हमारे किसान भाई जो भी रासायनिक खाद्य डालते हैं, रासायनिक कीटनाशक अपने खेतों में डालते हैं, उनकी लागत को 30 से 40% तक कम कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, किसान की मेहनत कम होगी, किसान की लागत कम होगी और अगर 30-40% हमारे खेतों में केमिकल कम जाएगा तो हमारे खेत भी सुरक्षित होंगे, हमारी फसलें भी अच्छी होंगी और साथ ही साथ जो अनाज होगा, जो सब्जियां होंगी, उसमें भी केमिकल की मात्रा हमारे शरीर में कम आएगी। तो चलते हैं अगले प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, एक्टिवेटर का मतलब सक्रिय करना, किसी भी चीज की क्षमता को बढ़ाना, परफॉर्मेंस को बढ़ाने का काम करता है। तो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल, किसान जो भी खेतों में केमिकल डालता है उसके साथ हमें एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स कर देना है ताकि उसकी क्षमता को बढ़ा सके और उसका फुल रिजल्ट दे सके, जिस पर्पज से हमारा किसान उसको अपने खेतों में डालता है। आपने देखा होगा जो किसान, ये बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि सर मैं स्प्रे करता हूं, कोई फायदा नहीं मिलता है, कीटनाशक डालता हूं, फफूंदीनाशक डालता हूं, फायदा नहीं मिलता। अब क्या आपने कभी सोचा कि फायदा क्यों नहीं मिलता है? आपने देखा होगा इस समय पर अगर आप सुबह सुबह अगर निकलेंगे कहीं बाहर तो देखेंगे घास पर, पेड़ के पत्तों पर कुछ बूंदें पड़ी होती है, ओस की बूंदें। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे किसान भाई किसी भी तरह का स्प्रे करते हैं और उसको पानी में मिला करके जब स्प्रे करते हैं पत्तों पर, तो वो पत्तों पर बूंद के रूप में रुक जाता है और आपने देखा होगा जब धूप निकल जाती है तो वो बूंद गायब हो जाती है, सूख जाती है। तो ऐसे ही जब दवा किसान स्प्रे करता है कुछ समय बाद वो सूख जाती है, गायब हो जाती है, या हवा तेजी चलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है, या बारिश आती है तो धुल जाती है। मतलब दवा तो पत्तों पर रुक ही नहीं रही है, पौधे पर उसका असर ही नहीं हो रहा है। और जब असर ही नहीं होगा, रुकेगी ही नहीं, तो दवा काम कैसे करेगी? तो किसान को बार बार स्प्रे करना ही पड़ेगा, हर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन करना ही पड़ेगा उसको। लेकिन अगर हम किसी भी तरह के छिड़काव में जो किसान स्प्रे करता है वहां पर एग्रो एक्टिवेटर मिक्स कर दिया जाएगा तो ये बूंद बनने की प्रक्रिया ही खत्म कर देगा। मतलब जैसे ही किसान स्प्रे करेगा बूंद पत्तों पर पड़ेगी, फैल जाएगी और साथ ही साथ दवा पत्ते के ऊपरी परत में अंदर चली जाएगी, जिससे दवा का असर लंबे समय तक पत्तों पर रहेगा और किसान को कम स्प्रे करना पड़ेगा। लंबे समय तक रहेगा, पत्तों पर ही रहेगा, दवा का असर ज्यादा रहेगा। तो किसान जो बार बार छिड़काव करता है वो नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए किसान किसी फसल में बिना एग्रो एक्टिवेटर के वो 10 स्प्रे करता है, लेकिन अगर वो एग्रो एक्टिवेटर डाल करके स्प्रे करेगा तो वहां पर उसको 5 से 6 स्प्रे करना पड़ेगा। तो 5 से 6 स्प्रे यानी कि 4 से 5 स्प्रे उसकी कम हो गई। अब आप सोचिए कि उसकी लागत कम हो गई, उसकी मेहनत कम हो गई, प्लस फुल टाइम खेतों में जो केमिकल जा रहा था वो भी कम हो गया। तो सब्जी है, अनाज है, उसमें भी केमिकल कम होगा।
तो हमारे उस अनाज में, सब्जी में केमिकल की मात्रा भी हमारे शरीर में कम आएगी। तो इस तरह से किसान किसी भी तरह का छिड़काव करता है तो वहां पर एग्रो एक्टिवेटर इस्तेमाल करेगा तो उसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। इवन अगर हम किसी को हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का भी स्प्रे करवाते हैं तो वहां पर हमें एग्रो एक्टिवेटर का इस्तेमाल करना है ताकि उसका पूरा का पूरा लाभ किसान को मिल सके, पौधों को, फसलों को उसका पूरा लाभ मिल सके। तो एग्रो एक्टिवेटर किसी भी तरह के स्प्रे में हमें मिक्स करना है बस, ताकि उसकी क्षमता बढ़ जाए और उसका पूरा का पूरा लाभ। साथ ही साथ आपने देखा होगा आज हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगहें हैं जहां पर किसानों को सिंचाई में भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सिंचाई के साधन नहीं है, या फिर सिंचाई को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में उसके खर्चे बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। उसको बार बार सिंचाई करनी पड़ती है मिट्टी की वजह से, या एनवायरनमेंट बहुत गर्म है तो उसकी वजह से मिट्टी लगातार उसकी हार्ड होती जा रही है। मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती है, पानी को रोक नहीं पाती है और उसमें पानी वाष्पीकरण से उड़ जाता है। और अगर नमी की कमी कुछ ही कम हो जाएगी, फसल जो है उसका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा, फसलों तक पोषक तत्व तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो नमी की कमी की वजह से सीधा प्रभाव फसल के उत्पादन पर पड़ता है। अगर सही समय पर पानी नहीं मिलेगा तो उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी। तो हमारा ये प्रोडक्ट सिलिकॉन बेस्ड है। सिलिकॉन बेस्ड है, इसको हम नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं। सिलिकॉन बेस्ड है तो इसमें जो सिलिकॉन है एक तरह का पोषक तत्व का भी काम करता है हमारी फसलों के लिए। ये काम क्या करेगा? उत्पादन को बढ़ाएगा। कैसे? इसको जब किसान हमारे खेतों में इस्तेमाल करेंगे सिंचाई के लिए, तो सिंचाई के साथ साथ हमारी मिट्टी को गुणवत्ता भी बनाएगा, सिलिकॉन भी देगा, प्लस हमारी मिट्टी जो हार्ड हो रही है उसको भुरभुरा करने में भी मदद करेगा, पानी को सोखने में मदद करेगा और साथ ही साथ पानी को रोकने में मदद करेगा। कैपेसिटी को बढ़ा देता है, जिससे पानी ज्यादा सोखती है, उड़ जाता है, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। किसान का 50% तक जाता है। मतलब अगर किसान महीने सिंचाई करता था, मीटर को इस्तेमाल करेगा सिंचाई के पर्पस, महीने में सिर्फ 2 बार, यानी कि जहां 4 बार करता था वहां पर 2 बार, यानी कि 50% उसका कम हो जाएगा और नमी दुगने समय तक हमारे खेतों में बनी रहेगी। तो इसको सिंचाई के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसान अपने खेतों में यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, वहां पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है? ग्रुप तरह का कोई भी चीज किसान खेतों में डालता है, केमिकल डालता है या हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर डालता है या कुछ भी डालता है, पानी डालता है, वहां पर हमें लाभ। तो आइए जानते हैं इसको इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में। का तरीका हम मान लीजिए नाशक अपने खेतों में स्प्रे करने जाता है, की टंकी में 20 ml एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करेंगे खरपतवार नाशक में। खरपतवार नाशक के अलावा अगर कोई भी और स्प्रे करता है किसान, जैसे कीटनाशक, फफूंदी नाशक या फिर किसान हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर का स्प्रे करता है, तो 15 लीटर की टंकी में 5 से 10 ml हमें एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करना है और खेतों पर छिड़काव करना है, फसलों पर छिड़काव करना है। जैसे ही किसान स्प्रे करेगा, दवा पत्तों पर पड़ेगी, फैल जाएगी, दवा पत्तों की ऊपरी परत में अंदर चली जाएगी, जिससे दवा लंबे समय तक पत्तों पर रुकेगी, तो उसका असर भी लंबे समय तक रहेगा और किसान का जो नंबर ऑफ स्प्रे था, बार बार जो छिड़काव करता था, वो नंबर ऑफ स्प्रे उसका कम हो जाएगा 30 से 40% तक। तो इसको हम किसी भी तरह के छिड़काव में इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक अगर किसान सिंचाई के पर्पस से इसको इस्तेमाल करता है तो डबल फायदे। पहला, ये मिट्टी में को भुरभुरा बनाएगा, मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ाएगा और साथ ही साथ सिलिकॉन देगा। सिलिकॉन हमारे फूलों जी, तो वहां पर हम डालेंगे, क्या करेंगे?
160 ml से लेकर के 200 ml तक 1 एकड़ के लिए हम लेंगे हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर को सिंचाई के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लेंगे एग्रो एक्टिवेटर को सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होगा, 160 ml से 200 ml तक हमने लिया, इसको हमने क्या करना है, या फिर पानी के साथ मिक्स कर देना है या फिर हमें मिट्टी के साथ मिला करके इसको खेतों में डालना है जिस खेत में सिंचाई करनी है। अब हम क्या करेंगे, कुछ घंटे का वेट करके, 2-4 घंटे का वेट करके हम क्या करेंगे, सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करेंगे तो जैसे ये पत्तों पर काम कर रहा था, दवा फैल जा रही थी, वैसे ही ये मिट्टी में फैलेगा और मिट्टी में अंदर तक जाएगा, हमारी मिट्टी को भुरभुरा बनाने में मदद करेगा। प्लस जो सिलिकॉन है वो हमारे जड़ों की सहायता से हमारे पौधे में जाएगा तो ये दाने भरने में मदद करता है। प्लस हमारे फसलों में जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मतलब जो तनाव होता है, प्राकृतिक तनाव, बहुत अधिक गर्मी है, बहुत अधिक ठंड है, वहां पर अगर इसको हम करते हैं तो वहां पर भी काम करेगा। प्लस इसको एक चीज और, आपने देखा होगा कि अभी ठंड का समय आ जाएगा और जो गेहूं की फसलें होती हैं और भी जो फसलें होती हैं उनमें ठंड का बहुत ज्यादा प्रकोप होता है। तो जहां पर किसी भी तरह का छिड़काव किया जा रहा है, तो अगर जैसे मान लीजिए ठंड अभी आपको पता है कि 10 दिन 20 दिन बाद कोहरा स्टार्ट होने वाला है, तो हमें क्या करना है कि हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर को मिलाकर के अगर स्प्रे कर देंगे तो क्या होगा, उस फसल पर ठंड का असर नहीं होगा। तो एग्रो एक्टिवेटर का यह भी फायदा है, ये हमारे जो फसल होती है उस पर ठंड के भी असर को कम करने में मदद करती है। तो इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक तनाव, बहुत अधिक गर्मी है या बहुत अधिक ठंड है तो सिलिकॉन इसको कम करने में मदद करता है, जिससे हमारी फसल ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, तो इस तरह से इसको सिंचाई में इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसको हमें यूरिया में और डीएपी में कैसे इस्तेमाल करना है। यूरिया में डीएपी में इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। किलो यूरिया में हमें 2 ml लेना है एग्रो एक्टिवेटर को, अगर डीएपी लेना है तो 1 किलो में 2 ml मिक्स करके इसको हमें खेतों में डालना। आप अगर हम बात करें तो अभी जो गेहूं की फसल आएगी या किसी तरह की फसल में किसान क्या करता है, 3 बार 50 किलो, 2 बार 50 किलो और तीसरी बार 50 किलो 1 एकड़ के खेत में, एक फसल में। अब हमें क्या करना है कि पहली बार में भी मिलाना है एग्रो एक्टिवेटर, दूसरी बार में भी मिलाना है और तीसरी बार में भी मिलाना है एग्रो एक्टिवेटर को। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, पहली बार भी हम 30% यानी कि 15 किलो यूरिया कम करेंगे, दूसरी बार भी 15 किलो यूरिया कम करेंगे और तीसरी बार भी 15 किलो तक यूरिया हम कम कर लेंगे। और जो बचेगा 15 किलो कम करने के बाद 35 किलो बचता है और उस 35 किलो में हमें डालना है 70 ml। उसमें हमें 70 ml, 1 किलो में 2 ml, तो 35 किलो में 70 ml हमें एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करके खेतों में डालना है यूरिया के साथ, ताकि यूरिया का पूरा लाभ मिल सके। अगर यूरिया वैसे 50%, 60% काम में आती थी तो एग्रो एक्टिवेटर डालने के बाद वही यूरिया 80%, 90% तक किसानों को आएगी। तो अगर किसान 3 बार अगर 15-15 किलो यूरिया कम करता है तो इसका मतलब है कि उसका 45 kg यूरिया कम हो जाएगा, यानी कि जहां पर वो 3 बैग डालता था उसको 2 बैग डालना पड़ेगा। अब आप सोचिए, खेतों में केमिकल कम जाएगा, खेतों में केमिकल कम, फसलों में केमिकल कम, सब्जियों में केमिकल कम, अनाज में केमिकल कम, तो हमारे तक भी केमिकल कम। तो इस तरह से हमारे किसान भाई एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से सिंचाई किसी भी तरह की करते हैं, वहां पर उनका खर्चा बचेगा। किसान किसी भी तरह का कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करता है, वहां पर भी खर्चा बचेगा। साथ ही साथ अगर किसान खेतों में यूरिया डीएपी बहुत ज्यादा डाल रहा है तो उसकी लागत कम। तो एग्रो एक्टिवेटर की सहायता से हम किसानों की लागत को कम करेंगे और हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सहायता से हमारे किसानों की मिट्टी को बेहतर करेंगे, फसल की पैदावार को बेहतर करेंगे। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे किसान भाई जैविक खेती की तरफ भी बढ़ेंगे, अपनी मिट्टी को भी सुधारेंगे, अपनी लागत को भी कम करेंगे, को भी बढ़ा पाएंगे और हर एक किसान यही चाहता है। तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है और इन दोनों प्रोडक्ट के साथ हमें हमारे किसानों के पास पहुंचना है और उनको हमें अपने प्रोडक्ट के लाभ के बारे में बताना है कि कैसे उनकी लागत कम होगी, कैसे उनकी मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होगी, कैसे उनकी फसल की पैदावार अच्छी होगी और उनकी जिंदगी कैसे स्वस्थ होगी, उनकी फसलें कैसे स्वस्थ होंगी, हम कैसे स्वस्थ होंगे।
तो हमें बिल्कुल भी देर नहीं करना है। हमें अपने प्रोडक्ट की सहायता से लोगों तक पहुंचना है और जानना है, उनको बताना है, ताकि हमारा जो उद्देश्य है कंपनी का, लोगों को स्वस्थ कर सकें, इसमें हम कितना सहयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये थी मेरी तरफ से प्रोडक्ट की जानकारी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें प्रोडक्ट के लिए मास्टर बनना होगा। तो प्रोडक्ट के नॉलेज को बढ़ाइए, साथ ही साथ अपने टीम में भी इस नॉलेज को पहुंचाइए। अगर आप मास्टर होंगे तभी आपके टीम में मास्टर होंगे। अगर आप मास्टर नहीं होंगे तो आपके टीम में कोई भी मास्टर नहीं होगा। तो अगर मुझे अपनी टीम को मास्टर बनाना है तो पहले मुझे मास्टर बनना पड़ेगा, मुझे प्रोडक्ट की पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी, तभी मैं अपनी टीम को मास्टर बना पाऊंगा। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए। प्लस एक बार मैं फिर से डीएन सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे अपने इस फेसबुक पेज पर बोलने का आज मौका दिया। तो बहुत ही जल्द आपके सामने मैं एक बार फिर से आऊंगा और फिर से नई जानकारी के साथ, फिर से प्रोडक्ट की जानकारी के साथ, और हम अपने बिजनेस को बढ़ाने में भी मदद करेंगे। ठीक है जी। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जल्द हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। गुड एमसी एवरीवन, गुड एमसी।